भाग एक। प्यार का एहसास। एक नया सफ़र प्यार का। मंच पर खड़ा कबीर कुमार विश्वास की लिखी हुई कविता सुना रहा था। भले ही ये बोल कुमार विश्वास के रचे हों, लेकिन जज्बात तो उसके अपने थे और इन दर्द भरे जज्बातों को गढ़ने वाली थी सुहानी, जिसने उसके प्यार को कभी समझा ही नहीं। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अभी के अभी इस कमरे से निकलो, वरना मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगी कि तुम जीवन भर पछताओगे। वह बड़ी बेरहमी से कमरे की हर चीज़ उठाकर फेंक रही थी। कबीर ने उसे समझाने की कोशिश भी की। देखो सुहानी, ये तमाशा मत करो। मेरे घर में मेहमान हैं, मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। क्यों? तुम तुमने मेरी इज्जत की परवाह की जो मैं करूं? इतनी अपनी इज्जत की इतनी ही प्यारी थी तो मेरे पापा को शादी के लिए मना कर देते, ये जानते हुए भी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ बोल दी। वह गुस्से में आग बबूला थी। उसका गुस्सा जायज़ था क्योंकि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ थी और वह उद्योगपति सुमेश कोहली की इकलौती बेटी थी। मनमाने खर्चे, ऐशो आराम और अय्याशी उसकी जीवन शैली बन चुकी थी। इसी के चलते पैसे की उसकी कमज़ोर नस थी। शादी के लिए हाँ करवाने के लिए उसके पिता यानी कि कोहली जी ने सुहानी की इसी कमज़ोर नस को दबाया था। 1 डेढ़ महीने उसके खर्चे रुके और अगले दिन उसने कबीर से शादी के लिए हाँ कह दी। कबीर, जो कि उसके पिता की कंपनी में मैनेजर की हैसियत से काम करता था और सुहानी की नज़र में उसकी हैसियत नौकर से ज़्यादा नहीं थी। ओफ़ो! मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मैं शादी के लिए मना नहीं कर सकता था। मजबूरी थी मेरी। सुहानी, तुम्हारे बाप के एहसान तले दबा हुआ था मैं। इस शादी में कबीर की मर्ज़ी भी शामिल नहीं थी, मजबूरी उसकी भी थी। कबीर के पिता कोहली जी के यहाँ ड्राइवर थे। जब बीमार पड़े थे तो कोहली जी ने उनकी बीमारी के लिए पैसे दिए थे। उनके गुजरने के बाद कबीर की पढ़ाई का खर्च दिया। जिस कॉलेज में उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया उसी कॉलेज में उसका दाखिला भी करवाया। बहन की शादी का खर्च भी उठाने को तैयार थे। इन एहसानों के बदले उन्होंने कबीर के सामने यही मांग रखी थी कि वो उनकी बेटी से शादी कर ले, जो पिछली रात को ही नशे की हालत में एक लड़के के साथ किसी डी ग्रेड होटल में पकड़ी गई थी। उसकी जमानत के लिए कबीर कोहली जी के साथ पुलिस स्टेशन भी गया था। ओ जस्ट शट अप! तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कों को मैं खूब जानती हूँ और तुम्हारी तो नीयत पहले से ही खराब थी। पहले कॉलेज में केयर करने का झूठा नाटक ताकि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊं। फिर जब मैंने तुम्हें वहाँ भाव नहीं दिया तो तुम मेरे बाप की चमचागिरी में लग गए और तुमने उन्हें अपने झांसे में फंसाया। तुम्ही ने उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया है, वरना मेरे पापा मेरे साथ ऐसी ज़बरदस्ती कभी नहीं करते। वह उसकी परवाह को खराब नियत कर रही थी। बचपन में कार में घूमने की लालच में वह अपने बाबा के साथ कोहली जी के घर जाता रहता था। जब वो नन्ही सुहानी उसे नौकरों की तरफ फरमान सुनाती थी और वह सब कुछ दौड़ दौड़ कर करता भी था। न जाने क्यों सुहानी के सामने उसका स्वाभिमान कहाँ मर जाता था। वह सुहानी की चॉकलेट लाने के लिए धूप में भागा चला जाता था, इस आस में कि एक दिन सुहानी उसे अपना दोस्त बनाएगी। लेकिन सुहानी ने उसे नौकर से बढ़कर कुछ नहीं समझा। कॉलेज में भी कितने दोस्त थे उसके, लेकिन उसने कबीर की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा, जबकि वे दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। वह जब गलत संगत में पढ़ने लगी तो कबीर ने उसे आगाह भी किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मैं चाहे जिसके साथ रहूं, तुम्हें क्या? अपनी हद में रहो, समझे? यही जवाब दिया था उसने। कबीर ने आइंदा कुछ कहा नहीं, लेकिन सुहानी के गर्त के दलदल में गिरता देख अपने सीने में दर्द महसूस करता था। और अब तो दर्द नासूर बन चुका है। मिस्टर कबीर, ये मजबूरी का नाटक मेरे बाप के सामने करो। मैं तुम्हारे घटिया इरादों में खूब खूब वाकिफ हूँ। मुझसे शादी करके तुम्हारी तो लॉटरी निकल पड़ी और तुम इसे मजबूरी का नाम देते हो? जिस फैक्ट्री में मैनेजर बनकर जा रहे हो, उस फैक्ट्री का मालिक बन जाना मजबूरी नहीं, खुशकिस्मती होती है। उस रात सुहानी ने अपने शब्द बाण से कबीर के हृदय को छलनी छलनी कर दिया। सुहानी, मुझे तुम्हारी सोच पर अफ़सोस होता है, इतना ही कह सका था वो। आंखों में ठहरे आंसुओं को पोंछते हुए वह कमरे से बाहर निकला तो लगभग सारे रिश्तेदार हाल में जमा थे। सभी उसे सवालिया नज़रों से देख रहे थे। कुछ की आंखों में व्यंग भी नजर आ रहा था। उसे लाजमी यह शायद पहला दूल्हा होगा जो अपनी ही सुहागरात में कमरे से बाहर निकाला गया था। जिंदगी के सभी रास्ते एक थे, सबकी मंजिल तुम्हारे चयन तक गई, अप्रकाशित रहे। पीर की उपनिषद, मन की गोपन कथाएं, नयन तक रही प्राण के पृष्ठ पर गीत की अल्पना, तुम ही मिटाती रही, मैं बनाता रहा, तुम गजल बन गई, गीत में ढल गई। मंच से मैं तुम्हें गुनगुनाता रहा,
अपने टूटे हुए दिल का हाल वह पूरी महफिल को सुना रहा था। उसकी आवाज़ में दर्द था और आंखों में इल्जाम। पूरी महफिल कविता की हर पंक्ति पर वाह वाह कर रही थी, दाद दे रही थी, तालियां बजा रही थी। और इसी महफिल में बैठी थी वो, श्रोतागणों की अंतिम पंक्ति में, सबसे किनारे, जहाँ से वो कबीर को देख सकती थी, उसकी पीड़ा को, उस पीड़ा में छिपे प्रेम को महसूस कर सकती थी। काश कबीर के प्रेम को उसने पहले महसूस किया होता, लेकिन कहाँ महसूस कर सकी। उस वक्त तो उसकी आंखों पर अहंकार की पट्टी बंधी हुई थी। इस लड़की को अभी के अभी इसके बाप के घर छोड़कर आओ, वरना मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। कबीर की माँ की आवाज़ कमरे तक आ रही थी। सुहानी तो खुशी से झूम उठी थी। अगर कबीर उसे खुद छोड़ दे तो उसे इस जबरन रिश्ते से आज़ादी भी मिल जाएगी और उस पर कोई दोष भी नहीं आएगा। यही सोचकर वह बड़ी खुश हो गई। लेकिन कबीर के जवाब ने उसे निराश कर दिया। माँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। प्लीज़, कम से कम आप तो मुझे ब्लैकमेल ना करें। उस वक्त सुहानी को कबीर पर बहुत गुस्सा आई। उसकी आवाज़ से झलकती बेबसी को उसने नाटक समझा था। उसने तो उसकी मोहब्बत को भी नाटक ही समझा। क्यों नहीं छोड़ सकता? आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही जो तूने अपना जागीर बेच दिया? कल रात इसने पूरे परिवार के सामने तेरी इज्जत के चिथड़े उड़ा दिए और तू अभी भी उसे घर में रखने के लिए राजी है? तो और कहाँ भेज दूँ उसे? वो बीवी है मेरी, कोई दुकान से खरीदा सामान नहीं। जो खोटा निकले तो वापस कर दो। सारे रस्मों रिवाजों के साथ ब्याह करके लाया हूँ। अच्छी है बुरी है जैसी भी है, मेरी बीवी है और आपकी बहू। उस वक्त कबीर के जुमलों पर उसे हंसी आ रही थी। उसे वह फिल्मी डायलॉग लग रहे थे। उसे तो अपनी शादी भी मजाक लग रही थी। बीबी, उसने तुझे ये हक दिया है। अरे पति तो दूर, वो लड़की तुझे अपने कुत्ते के बराबर भी नहीं समझती। उसकी माँ सही कह रही थी। उसने अपने शब्दों से, अपनी हरकतों से हमेशा कबीर को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। क्या तुम इस कमरे में लेटोगे? वह रात के 10 बजे जब काम से लौटकर आया तो खाना परोसने की बजाय सुहानी ने बहस का मुद्दा परोसा था। हाँ, तो वह, और कहाँ लेटूं? मेरा कमरा है, तुम्हारा कमरा है तो मैं कहाँ जाऊं? यही लेट जाओ यार, इतना बड़ा तो बेड है। उसकी आवाज़ में सुस्ती थी। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। कपड़ा बदलकर कबीर सीधे बिस्तर पर लेट गया। बस इतनी सी बात पर सुहानी भड़क उठी। हाउ डेयर यू टू थिंक लाइक दैट? मैं तुम्हारे साथ कमरा नहीं शेयर कर सकती और तुम बेड शेयर करने के लिए कह रहे हो? इम्पॉसिबल। चलो उठो यहाँ से, निकलो अभी के अभी। वह उसी के कमरे में से उसे निकालने लगी। उन दिनों उसका बस एक मकसद होता था, कबीर को परेशान करना, और वह बेचारा हो भी गया था परेशान। उस रोज़ पहली बार चीख उठा था, ये क्या पागलपन है? कुछ तो रहम करो, मैं दिन भर काम करके आया हूँ और तुम हो कि अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आ रही हो। अरे ये मेरी माँ का कमरा था, उन्होंने हम दोनों के लिए अपना कमरा छोड़ दिया। बेचारी एक छोटे से तखत पर माँ और मेरी बहन रात गुजार रही हैं, और तुम हो कि ज़रा सा एडजस्ट नहीं कर सकती। मैं क्यों एडजस्ट करूँ? तुम्हें मुझसे शादी करने से पहले अपनी छोटी हैसियत और छोटे घर के बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन तब तो तुम्हें मेरे बाप के पैसे के आगे कुछ नज़र नहीं आया। कैसे नज़र आएगा? लालच ने अंधा जो कर दिया था। उस वक्त तो वह खूब कड़वे बोलती थी, लेकिन 100 सुनार की तो एक लोहार की। सुहानी, तुम्हारे मुंह से लालच के ताने अच्छे नहीं लगते। कबीर के एक जुमले ने उसके मुंह बंद कर दिया था। फिर वह कमरे में ठहरा भी नहीं, तुरंत चला गया था। उस रोज वह अपनी जीत पर खुश होकर चैन की नींद सोई थी। इस बात की उसने परवाह भी नहीं की कि उस 2 कमरे के छोटे से घर में कबीर अपने कमरे से निकलकर कहाँ गया होगा। हाँ, अगली सुबह जब वह छत पर कपड़े फैलाने गई तो उसे टीन के नीचे सोया हुआ पाया था। कितनी बेदर्दी थी वो! देखी तो मुंह ऐंठ कर चली गई, ये सोचे बिना कि मच्छर और गर्मी में कबीर ने ना जाने रात कैसी गुजारी हो। उस रोज़ तो क्या उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा, जबकि कबीर की अगली सभी रातें टीन के नीचे ही गुजरने लगी और वह आराम से उसके कमरे से उसके बेड पर कब्जा जमा ली। एक खामोश हलचल बनी जिंदगी, गहरा ठहरा हुआ जल बनी जिंदगी, तुम बिन जैसे महलों में बीता हुआ उर्मिला का कोई पल बनी जिंदगी। दृष्टि आकाश में आस का एक दिया तुम बुझाती रही, मैं जलाता रहा, तुम गजल बन गई, गीत में ढल गई, मंच से मैं तुम्हें गुनगुनाता रहा। ये सच था कि कबीर शुरू से ही सुहानी को पसंद करता था। हालांकि सुहानी ने उसे ऐसी कोई वजह नहीं दी थी, लेकिन उसकी चाहत वजह की तलाश में नहीं थी। बस सुहानी के लिए उसके दिल में कुछ धूमिल जज्बात थे, जिन्हें उसने कभी प्रखर
होने का मौका नहीं दिया। सुहानी से शादी का ख्याल तो उसके ज़हन में कभी भूल से भी नहीं आया। कोहली जी का प्रस्ताव तो एक इत्तेफाक था, जो हसीन होकर भी हसीन न लगा। शादी का प्रस्ताव कम अपमान का तमाचा ज़्यादा लगा। उन्होंने पहले अपने किए हुए एहसान गिनाए, फिर अपनी दौलत गिनाई, तब जाकर अपनी बेटी की शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा। निसंदेह वो काफ़ी अच्छे व्यापारी हैं, उन्हें बकरे फंसाने का हुनर मालूम है। कहते हैं कर्ज का बोझ तो उतारा जा सकता है, लेकिन एहसान का बोझ कभी नहीं उतरता। वह इसी बोझ के तले दबा हुआ था। कोहली जी के प्रस्ताव के जरिए उसे इस बोझ के उबरने का अवसर मिला। बस यही एक वजह थी जो वह इस शादी से इनकार न कर सका। उसने शादी भले ही मजबूरी में की थी, लेकिन उसने इस शादी को निभाने की पूरी कोशिश की। इतना अपमान सहने के बावजूद उसने हमेशा सुहानी का मान बनाए रखने की कोशिश की। वह तो सुहानी के सम्मान के लिए हर किसी से लड़ गया। न जाने भैया तुम जैसी लड़की को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं और क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। उस रोज़ जब वह काम से घर लौटा तो उसकी बहन किंजल की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। वह दरवाज़ा के पीछे ही ठहर गया, वैसे ही जैसे ही मैं तुम्हारे भैया और तुम लोगों को बर्दाश्त कर रही हूँ। और रहा सवाल क्यों का, तो उसका जवाब है पैसा। तुम्हारे भाई ने मुझसे शादी ही इसीलिए की क्योंकि मेरे बाप के पास बहुत पैसा है। सुहानी के जवाब पर दर्द भरी मुस्कान उसके होठों पर थिरक उठी। और इन जुमलों की तो उसे आदत हो जानी चाहिए। अरे चलो, सब जानती हूँ मैं। सुना था उस दिन अपने नशेड़ी गंजेड़ी बेटी का घर बसाने के लिए तुम्हारे बाप ने मेरे भाई को ब्लैकमेल किया, इस्तेमाल किया उनका। वरना तुम जैसी लड़कियों पर मेरा भाई थूकता तक नहीं। जैसी माँ वैसी बेटी। किंजल के इतना कहते ही उसके गाल पर थप्पड़ बजा था। कबीर ने मारा था ये थप्पड़। वह अपनी बहन की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सका। कोहली जी की पत्नी यानी सुहानी की माँ अच्छे किरदार की नहीं महिला थी। ये बात किसी से छिपी नहीं थी। सब जानते थे कि सुहानी मात्र 6 साल की थी जब उसकी माँ किसी प्रेमी के साथ भाग गई थी। यही वजह थी कि सुहानी अपनी माँ के विषय में कोई बात करने से चिढ़ती थी। ऐसे में किंजल ने उसकी माँ का जिक्र करके उसकी दुखती नस पर हाथ रख दिया। कबीर ने पहली बार उसे निशब्द खड़ा देखा, वरना वो बहस में कहाँ हारती थी। खैर जो भी हो, किंजल पर हाथ उठाना उस पर काफी भारी पड़ गया। पूरे घर में उसे खरी खोटी सुनाई थी। बड़े दिनों तक किंजल ने उससे बात नहीं की थी, सो अलग। तुम चली गई तो मन अकेला हुआ, सारी यादों का पुरजोर मेला हुआ। कभी भी लौटी नई खुशबुओं में सजी मन भी बेला हुआ। तन भी बेला हुआ, खुद के आघात पर व्यर्थ की बात पर रूठती तुम रही। मैं मनाता रहा, तलाक चाहिए मुझे। वह छत पर खुली आसमान के नीचे लेटा था जब सुहानी तलाक के कागज सामने लाकर रखे तो उसके पैरों तले जमीन गायब हो गई। सुहानी, आर यू मैड? होश में तो हो? पूरे होश में हूँ मैं, और इस रिश्ते को नहीं ढो सकती। दम घुटता है मेरा। अपने बाप से पूछा, उनकी शर्त याद है ना? अगर तुमने शादी तोड़ी तो उनकी जायदाद से तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। न जाने क्यों उसका दिल सुहानी को इस रिश्ते में बांध कर रखना चाहता था, जिसके लिए उसने कोहली जी की शर्त का सहारा लेना चाहा। लेकिन सुहानी तो उससे दूर जाना चाहती थी। उसका दिल तो किसी और से बंधा हुआ था। उसकी उनकी जायदाद उन्हें मुबारक। मेरा विशाल सिंगापुर से वापस आ रहा है। उसने करोड़ों का स्टार्टअप लगाया है। उसकी कंपनी बिजनेस वर्ल्ड में धूम मचा रही है। वो जैसे ही इंडिया आएगा हम शादी कर लेंगे और सिंगापुर निकल जाएंगे। वहाँ वो मुझे रानी बनाकर रखेगा। उसकी आंखों में कितनी चमक थी, विशाल के लिए कितनी मोहब्बत थी, जिसे देखकर कबीर को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके सीने में 1000 सुइयां चुभोई हों। यह अंदर अंदर तिलमिला उठा। तुरंत सुहानी के सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, किस गलत फहमी में जी रही हो सुहानी? वो विशाल तुम्हें रानी बनाकर रखेगा? जो अपना मतलब निकालने के लिए तुम्हें डी ग्रेड होटल में लेकर जाए, उससे तुम उम्मीद लगाकर अपना दिल दिखाओगी। उससे उम्मीदें न करूं तो तुमसे उम्मीद करूं, जो मेरे बाप के टुकड़ों पर पल रहा है। जलते हो तुम विशाल से। वैसे भी वो मुझे चाहे जहाँ ले जाए। कमेंट करने वाले तुम होते कौन हो? जैसे ही सुहानी ने कहा, अगले ही पल कबीर ने उसकी बाह पकड़ी और अपनी तरफ घुमाया और आंख मिलाकर बोला, तुम्हारा पति हूँ मैं। और तुम कहाँ जाती हो, किसके साथ जाती हो, इस पर कमेंट करने का सवाल पूछने का हक भी रखता हूँ। बाय द वे, तुम्हें ये हक दिया किसने? कौन कौन मानता है तुम्हें पति? मैं तो नहीं मानती। तुम्हें अपनी माँ के शब्द याद नहीं है क्या? मेरी नज़रों में तुम्हारी हैसियत कुत्ते जितने भी नहीं है। उस रोज़ कबीर सुहानी का मुंह ताकता रह गया।
ये सब कहने से बेहतर था कि सुहानी उसे गोली मार देती। कम से कम ऐसी तकलीफ तो ना होती। मैं तुम्हें तलाक देने के लिए राजी हूँ, बताओ कोर्ट कब चलना है। वह हार गया। सुहानी उसकी लकीरों में नहीं है, उसने स्वीकार कर लिया था। तुम गज़ल बन गई, गीत में ढल गई। मंच से मैं तुम्हें गुनगुनाता रहा, मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक रोज आता रहा, रोज जाता रहा। उसकी कविता खत्म करते ही पूरी सभा तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हर शख्स मुदित मन से उसकी प्रशंसा कर रहा था। बस वो अकेली थी जिसके हाथ ना ताली बजाने के लिए उठ सके, ना अपने आंसू पोंछने के लिए। वह सिर झुकाए, नजरें गड़ाए, बस रोती रही, रोती रही और रोती रही। लो आ गई मैडम, समझा दो इन्हें। जैसे ही वह घर में आई, किंजल ने अपनी माँ को पुकारा। वह भी चेहरे पर सवालिया भाव लिए वहीं ठहर गई। तिरछी नज़रों से उसने कबीर को देखा। वह वहीं कुर्सी पर बैठा खाना खा रहा था और जता ऐसे रहा था मानो उसके अलावा कमरे में कोई न हो। खैर, इसमें नया क्या था। कोर्ट के फैसले के बाद तो वह जैसे भूल ही गया था कि सुहानी नाम की कोई लड़की उसके घर में रहती है। वह उसकी एक नज़र को तरस गई थी। ये बताओ, आज पूरा दिन कहाँ थी तुम? उसकी माँ रसोई से हाथ पोंछते निकली थी। वह अब भी सिर झुकाए खाना खा रहा था। जी माँ, मैं पापा के पास थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उसे झूठ बोलना बड़ा पापा के घर वह दोपहर में ही चली आई थी क्योंकि शाम को उसे कबीर के कवि सम्मेलन में जाना था। काश वह ये बात सबको बता पाती। वह कहीं और नहीं बल्कि कबीर की कविता सुनकर आ रही है। अच्छा, तो तुम्हारे पिताजी का तो 4 बजे ही फ़ोन आया था, पूछ रहे थे तुम घर पहुंची कि नहीं। अब फ़ोन करके बता दें कि घर से 3 बजे की निकली हुई उनकी बेटी रात के 9 बजे यहाँ पहुंची है। कबीर की माँ जिस घृणित दृष्टि से उसे देख रही थी, उसे बड़ा असहज महसूस हो रहा था। उसने फिर एक आस भरी निगाह से कबीर की ओर देखा, लेकिन उसने एक बार भी निगाह नहीं उठाई। पहले तो वह तुरंत उसके हक में बोलने के लिए खड़ा हो जाता था। हो तब तुम्हें ये सब नाटक लगता था। उसकी आत्मा ने उसे धिक्कारा तो अफसोस के आंसू उसकी आंखों से डबडबाने लगे। वो आंटी दरअसल एक दोस्त मिल गई थी। वह बोल रही थी कि उसकी माँ बोलने लगी है, देखो सुहानी, जहाँ तुमने इतने दिन बिताए वहीं कुछ दिन और गुजार लो। किंजल के ब्याह तक सन्न रह कर लो। उसके बाद तुम्हें जिस भी यार दोस्त से मिलना है मिल लेना, लेकिन हमारी बिटिया का ब्याह सुखपूर्वक हो जाने हमारी नाक ना कटाओ। प्लीज़, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे। वह सब हाथ जोड़कर खड़ी हुई। तब कबीर उठा, सुहानी के सामने आया, लेकिन उसे नज़रअंदाज करके अपनी माँ को समझाते हुए ले गया। कह रहा था, माँ तुम्हें किसी के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारी इज्जत इतनी सस्ती नहीं है जो किसी आवारगी करने से हमारी नाक कट जाए। सुहानी वहीं खड़ी थी। उसकी नज़रें कबीर को ताकती रह गईं। कोर्ट के एक फैसले से वह कितना अजनबी बन गया। सुहानी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, उसे अजनबी तुमने बनाया। सुहानी खुद को कोसते हुए कमरे में चली आई। थोड़ी देर के बाद कबीर अपने कपड़े लेने आया तो सुहानी ने उसे पुकारा, सुनो। कबीर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप अलमारी से अपने कपड़े निकालता रहा। पिछले कुछ दिनों से वही यही तो करती है। जब कबीर रात के कपड़े बदलने के लिए कमरे में आता तो अपनी बकवास सुनाने लगती, न जाने अब क्या चाहती है। ये सब सोचते हुए कबीर उसे अनसुना कर देता था। आज मैं तुम्हारी कविता सुनने गई थी। वह उसके पीछे आकर खड़ी हो गई, लेकिन कबीर को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वह कपड़े लेकर बाथरूम में चले जाने लगा। मैं झूठ नहीं कह रही, कहते हुए सुहानी ने कबीर का हाथ पकड़ लिया। जब वह पलटकर उसे घूरने लगा तो उसने हाथ छोड़ दिया। बोली, मैं सच में तुम्हारी कविता सुनने गई थी। तो लाखों लोग आए थे, और वैसे भी उस कवि सम्मेलन में कविता पाठ करने वाला मैं अकेला कवि नहीं था, बहुत से थे। वह इतना कहकर बाथरूम में घुस गया। उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया और वह अपलक नज़रों से देखती रह गई। कितनी नफरत थी उसकी आंखों में। बेशक उसने अपनी नादानी में बहुत कुछ खो दिया। काश वो समय में पीछे जाकर अपनी गलतियां सुधार पाती। काश कुछ ऐसा कर पाती जिससे कबीर की नज़रों में वापस वही प्यार देखने को मिलता जो उसे कॉलेज के दिनों में नज़र आता था। कितनी बेवकूफ़ थी वो। उसने उसके प्यार, उसके मान को, यहाँ तक कि इस रिश्ते को ठोकर मार दी। आज उन्हीं सब गलतियों का हिसाब उसे मिल रहा है। उसने अपना विश्वास इस कदर खो दिया कि आज वो पश्चाताप करना चाहती है, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं। वह बेड पर बैठे बैठे सोच रही थी
कि इतने में बाथरूम का दरवाज़ा खुला। लोअर टी शर्ट पहने हुए कबीर बाहर आया। उसके बाल गीले थे। वह ड्रेसिंग टेबल पर कंघी खोज रहा था। अगले ही पल सुहानी कंघी लेकर उसके बगल में खड़ी थी। कबीर ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से कंघी ली और बाल संवारने लगा। तुम कविता पाठन बहुत अच्छा करते हो। देखा था ना कैसे पूरा हाल तालियों से गूंज उठा था। वह वहीं बगल में खड़ी कहती जा रही थी। लेकिन मजाल है कबीर ने उसकी बातों के बदले कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की हो, जैसे उसकी नज़रों में सुहानी का कोई वजूद ही ना हो। लेकिन सुहानी रुकी नहीं। यही चंद घड़ियां मिलती हैं जब वह अकेले में उससे कुछ कह सके। अगर वह इस वक्त को भी खामोश हो जाए तो बोलेगी कब? उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, खैर ये सभी कोई कहने की बात है। कॉलेज टाइम में भी तुम कितनी अच्छी कविताएं कहते थे। लड़कियां तो तुम्हारी। वह अभी बोल ही रही थी कि कबीर कमरे से बाहर जाने लगा। सुहानी ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। मुझसे बोलना तो दूर, 2 पल रुककर मेरी बात भी सुन सकते हो। क्या इतनी नफरत हो गई है मुझसे? वह हाथ पकड़े नम आंखों से कबीर को देख रही थी, लेकिन कबीर तो उसके मुंह फेरे खड़ा था। नफरत? कबीर हंसा, फिर आंखों में आंख डालकर बोला, काश मैं तुमसे नफरत कर सकता। तुम यहाँ खड़ी न होती। तो क्या अभी भी मोहब्बत करते हो? जैसे ही उसने पूछा, कबीर और जोर से हंसा, जैसे कोई चुटकुला सुना हो। बोला, तुम क्या अभी भी खुद को मेरी मोहब्बत के काबिल समझती हो? कबीर, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। मैं अपने किए का पश्चाताप करना चाहती हूँ। मैं अपनी गलतियाँ सुधारना चाहती हूँ। देखो सुहानी, तुम भले ही मुझे कुत्ता समझती हो, लेकिन असल में मैं तुम्हारा कुत्ता नहीं हूँ जिसे तुम अपने मतलब के हिसाब से दुत्कार दो और अपने मतलब के हिसाब से पुचकार लो। और वैसे भी एक बात बताओ, ये गलतियों का एहसास तुम्हें कब हुआ? मैं बताता हूँ। जब तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम था उसका विशाल। जब विशाल ने तुम्हें लात मारकर अपनी ज़िंदगी से निकाला, तब तुम्हें इस कुत्ते की याद आई। तुम्हें यह एहसास हुआ कि अब तो विशाल का पैसा भी नहीं रहा, और अगर इस कुत्ते को छोड़ा तो पापा के नाम का एटीएम पर भी ताला लग जाएगा। इसीलिए तुमने अचानक से अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। अब तुम्हें अपना रिश्ता याद आ रहा है। ये पति, हाँ हाँ हाँ, कभी माना भी है जो आज एहसास कर रही हो। सुहानी मैडम, इस नाटक को पश्चाताप नहीं, आखिरी रास्ता नाम दीजिए तो शायद कुछ हजम हो। इतना कहकर कबीर कमरे से बाहर निकल गया और सुहानी वहाँ स्तब्ध खड़ी रही। कबीर की नफरत उसके सीने में सूल की तरह चुभ रही थी। वह चुपचाप लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गई। पिछली बातें उसके मानस पटल पर विचरण करने लगी। तलाक के लिए कबीर की हाँ सुनकर वह खुशी से फूले नहीं समा रही थी। 2-3 दिन में विशाल भी आने वाला था। फिर वह शादी कर लेंगे, अपनी नई दुनिया बसाएंगे। उसने बहुत ख्वाब सजाए थे, लेकिन उसे धक्का तब लगा जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि 6 महीने के साथ रहने के बाद ही तलाक की मंजूरी मिल सकती थी। कोर्ट के फैसले को मानना उसकी मजबूरी हो गई। उधर जिस दिन कोर्ट ने फैसला सुनाया, कबीर उससे यूं बेगाना हुआ जैसे अजनबी। उसकी हैसियत कबीर के घर में पेइंग गेस्ट की तरह हो गई थी। अरे एक आध बोल तो लोग पेइंग गेस्ट से भी बोल लेते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई कुछ बोलता ही नहीं। सब उसे शक और नफरत भरी नज़रों से देखने लगे। खैर, उसे भी इन सब का कहाँ फ़र्क पड़ता था। बस कबीर का बेगाना रवैया उसे खटकने लगा। दूसरी तरफ था विशाल, जो इंडिया लौटने के बाद कुछ बदला बदला लग रहा था। पहले तो सुहानी इस बदलाव की वजह नहीं जान सकी, लेकिन उस पार्टी की रात उसकी सारी गलतफहमी दूर हो गई। विशाल सुहानी के साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह अपने बाप के करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस थी, और जब उसने विशाल को ये बता दिया कि अगर वह उससे शादी करेगी तो बाप की फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, उसी दिन से विशाल का रवैया बदल गया। उस रात पार्टी में उसने सुहानी और उसकी माँ को लेकर काफ़ी मजाक उड़ाया और बाद में उसके साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की। सुहानी नशे में थी, लेकिन जब विशाल उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था तो उसे कबीर का चेहरा याद आ रहा था। वह मना करना चाही, फिर जब वह नहीं माना तो उसे थप्पड़ मारकर चली आई। विशाल ने उसका पीछा भी किया था। वह भागते हुए टैक्सी के सामने आ गई, और उस टैक्सी में ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि कबीर था। कबीर और विशाल की काफ़ी हाथापाई भी हुई थी। नशे की वजह से उसे कुछ और तो नहीं याद, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि वह चिल्ला रही थी, मारो कबीर और मारो।
अगली सुबह उसने खुद को अपने बिस्तर पर अपने कमरे में सही सलामत पाया था, लेकिन कबीर के हाथों में बैंडेज लगा हुआ था। विशाल का असली चेहरा पहचानने के बाद उसकी आंखें खुल गई। उसे सही गलत में फ़र्क समझ में आने लगा। बीते दिनों का मूल्यांकन करने पर उसने खुद को दोषी पाया और कबीर को निर्दोष। इसी बीच उसे मालूम पड़ा कि कबीर ने उसके बाप की कंपनी उसी दिन छोड़ दी थी जिस दिन उसकी शादी सुहानी से हुई। कबीर टैक्सी चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था और वह उसे दिन रात अपने बाप के टुकड़ों पर पलने वाला कहकर ताना सुनाती रही। कबीर के साथ उसने जो बर्ताव किया उससे वह काफ़ी शर्मिंदा थी। वह अपनी ही नज़रों में गिर गई थी। कबीर के लिए उसका नज़रिया बदलने लगा। उसके दिल में नए जज्बात पनपने लगे जिनका झुकाव कबीर की तरफ था। वह कबीर के साथ अपने रिश्ते में नए अवसर तलाशने लगी, लेकिन ऐसा लगता है कि कबीर ने अपने दिल के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लिए हैं। यही सब सोचते हुए आधी रात बीत गई। उसे नींद नहीं आई। अब तो ये तो रोज़ का आलम हो चुका था। कबीर की तरह नींद भी उसे रूठ चुकी थी। वह किचन में आकर पानी पी, फिर दबे पांव से छत पर चली आई। कबीर गहरी नींद में सो रहा था। वह वहीं कुछ दूरी पर खामोशी से बैठ गई। कबीर के मुखड़े को निहारने लगी। उसकी परवाह, उसकी मिन्नतें, उसका समझाना, बचपन से लेकर आज तक कबीर से जुड़ी सारी यादें सुहानी के जहन में उतर आई और कब सुबह हो गई उसे पता भी नहीं चला। बाहर की चहल पहल सुनकर उसकी आंख खुली तो वह हड़बड़ा कर उठी और भागी भागी रेलिंग पर आई। रोज की तरह आज भी कबीर सामने वाले पार्क में सैर कर रहा था, टीना के साथ। टीना पड़ोस में गोखले अंकल की लड़की, अभी तक दिल्ली में पढ़ रही थी। कुछ दिन पहले ही मेरठ लौटी है। कबीर के बचपन की सहेली है। अगर ये लड़की बीच में ना आती तो आज मेरी बहू टीना ही होती। देखा नहीं मेरा बेटा कैसे खिला खिला रहता है उसके साथ। टीना है भी प्यारी, जहाँ जाती है रौनक लगा देती है। हाय, दोनों की जोड़ी भी खूब जचती है। कोई ना, एक बार ये लड़की निकले घर से, मैं गोखले जी से खुद बात करूँगी। सुहानी जब भी कबीर और टीना के साथ देखती तो कबीर की माँ के शब्द उसके कानों में बजने लगते थे। अगले ही पल वह अपने कमरे में आई, जल्दी जल्दी अपना जॉगिंग सूट पहना और पार्क में चली आई। लेकिन तब तक कबीर और टीना जा चुके थे। और कहाँ गए होंगे? टीना ले गई होगी अपने घर। चलो मैं तुम्हें अपने हाथों की चाय पिलाती हूँ, चिढ़ाते हुए सुहानी ने कहा। फिर मायूस होकर अपने घर चली आई। अगले कुछ ही दिनों में किंजल की शादी तय थी। कबीर की माँ ने उससे खास गुजारिश की थी कि किंजल की शादी तक तुम अपनी शादी का नाटक कर लो। उसके बाद कबीर तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़कर आएगा और जिस दिन कोर्ट का समय पूरा हुआ वो तुम्हें तलाक भी दे देगा। यही शब्द थे उसकी माँ के, जिसे उसने चुपचाप सुन लिया था, लेकिन ये ना कह सकी कि वो कोई नाटक नहीं करना चाहती, बल्कि असल में अपनी शादी निभाना चाहती है। वह ये भी ना कह सकी कि उसे कहीं नहीं जाना, वह इसी घर में अपना मानने लगी है। वह नहीं कह सकी कि उसे कबीर से तलाक नहीं चाहिए, बल्कि उसका साथ चाहिए। वह कुछ न कह सकी, और कहती भी तो किस मुंह से। कुछ दिनों पहले तक उसकी भी तो यही मांगे थी। आज जब सभी मांगे पूरी हो रही हैं तो चाहत भी बदल गई। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आने लगे, घर में टीना का आना जाना बढ़ने लगा। वह घर के हर काम में, हर फैसले में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, जबकि सुहानी किसी शो पीस की तरह एक किनारे बैठी रहती। ना उससे कोई कुछ पूछता और ना ही उसके को कुछ बताता ज़रूरी समझता। वह घर की बहू होने के बजाय किसी अनचाहे मेहमान की तरह थी। क्या तुमने कभी खुद को इस घर की बहू समझा? उसकी आत्मा जब सवाल पूछती तो उसका सिर शर्म से झुक जाता। सुनो, रात को जब कबीर कमरे में आया तो सुहानी ने आवाज़ दी। हमेशा की तरह उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अनसुना करके अपना काम करता रहा। लेकिन सुहानी भी चुप नहीं रही। थैली से कपड़े निकालते हुए बोली, वो आज मैं मार्केट गई थी ना, शादी की शॉपिंग के लिए, तो तुम्हारे लिए ये कुर्ता लाई हूँ, देखो कैसा है। वह कुर्ता लिए खड़ी रही, लेकिन कबीर ने उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। वह सीधे बाथरूम में घुस गया। सुहानी की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कबीर के बाहर निकलने का इंतज़ार करती रही, और जब वो बाथरूम से बाहर निकला तो फिर कुर्ता लेकर खड़ी हो गई। ज़रा पहन कर फिटिंग चेक कर लो, किंजल की हल्दी में तुम यही पहनना है तुम्हें। मेरी साड़ी भी येलो है ना, हम दोनों ट्विनिंग लगे करेंगे। ऐसा कहते हुए कबीर की तरफ बढ़ी, और जैसे ही कुर्ता उसकी तरफ बढ़ाया, कबीर ने कुर्ता लेकर फेंक दिया।
और सुहानी पर भड़क उठा। क्या चाहती हो तुम, हाँ? ये नाटक क्यों लगा रखा है? कबीर, मैं तो। उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर उसके शब्द हलक में अटक गए। तुम तो क्या, हाँ? तुम साबित क्या करना चाहती हो? देखो सुहानी, माँ ने मुझे रोक रखा है, वरना मैं तुम्हें एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये नाटक जो तुम कर रही हो, उसे रिश्तेदारों के सामने परफॉर्म करना है। यहाँ बंद कमरे में कोई ज़रूरत नहीं है इन सब की, इसीलिए प्लीज़ कम से कम यहाँ तो मुझे चैन से जी लेने दो। वह सुहानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। सुहानी कुछ कह न सकी, बस भीगी पलकों को लिए खड़ी। आज घर पर कोई नहीं था, सभी लोग शादी की खरीदारी करने बाजार गए थे। उसे कौन पूछेगा, इसीलिए वह घर पर अकेली रह गई। उसे क्या फ़र्क पड़ता है, वो ज़िंदगी में अकेली रह गई। वह न जाने कब से अपने कमरे में उदास बैठी थी, लेकिन तभी उसे कुछ ख्याल आया। वह झट से रसोई में आ गई, कुछ पकाना चाहती थी वो। जब से उसने कबीर को टीना के खाने की तारीफ करते हुए सुना, तब से उसे अपने भीतर एक और कमी दिखने लगी। वह तो खाना बनाना भी नहीं जानती, लेकिन अब सीखेगी। यही सोचकर एक दो बार वो रसोई घर में गई, लेकिन किंजल के तानों ने वहां से ठहरने नहीं दिया। आज घर में अकेले हैं तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। उसने मोबाइल से देख देख कर खाना पकाना शुरू किया। घड़ी में 10 बज रहे थे। घर की घंटी बजी। वह आकर दरवाज़ा खोली तो सामने कबीर खड़ा था। बड़ी सी मुस्कान उसके ओठे पर खिल गई, लेकिन अगले ही पल गायब हो गई। कबीर ने उससे नज़र फेर कर अंदर चला गया था। कभी यही नज़रें तुम्हें छिप छिपा कर देखा करती थी, और आज इन्हीं निगाहों में तुम किसी कांटे की तरह चुभती हो। ओ सुहानी, तुमने ये क्या कर दिया? उसका अंतर्मन चीख चीख कर उसे कोस रहा था। आंखों का बांध तोड़कर उसके आंसू उसके मलिन चेहरे को भिगोने पर आमादा हो चले, लेकिन उसने तुरंत आंखें रगड़कर आंसू पोंछ लिए। यदि उसका अपराध बड़ा था तो पश्चाताप भी कठिन होगा। वह करेगी पश्चाताप, जरूर करेगी। कबीर से माफ़ी लेकर रहेगी। उसके दिल में अपने खोए हुए स्थान को दोबारा हासिल करेगी। वह मन ही मन दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। तभी उसे कबीर की पुकार सुनाई दी, किंजल, पानी लाना। माँ, माँ। यह अपनी माँ और बहन को पुकार रहा था। उसे क्यों पुकारेगा? पहले तो उसने कभी कबीर की पुकार सुनी नहीं, और अब जब सुनना चाही तो कबीर के लिए उसका कोई वजूद ही नहीं बचा। वह पानी लाकर कबीर के आगे बढ़ाई, बोली, आंटी और किंजल सब शॉपिंग पर गए हैं, घर में कोई नहीं है। तुम। वह कहते कहते ठहर गई। उसकी बातों को और उसके लाए हुए पानी को अनदेखा करते हुए कबीर रसोई की ओर चला गया। वह भी उसके पीछे पीछे गई तो देखा कबीर फ्रिज से बोतल निकाल कर पानी पी रहा था। उसे बुरा लगा। वह बोली भी कि मैं गिलास कोई जहर नहीं लाई थी, पानी उसमें भी था। तुम जहर लाओ या पानी, एक ही बात है। कबीर के जवाब ने उसे स्तब्ध कर दिया। इस बार वह अपने आंसू न रोक सकी और न पोंछ सकी, बस नजरें झुकाए वहीं खड़ी रही। कबीर कमरे में चला गया था। यह हाल में बैठकर कबीर का इंतजार करने लगी। जब कबीर फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकला तो वह देखती है कि पूछी, मैंने खाना गर्म कर दिया है, चलो खाते हैं। वह आस भरी दृष्टि से कबीर को देखती रही, जबकि कबीर अपना तकिया बिस्तर लेकर छत पर जाने लगा। कबीर, कबीर, रुको तो, यह पुकारते हुए उसके पीछे पीछे आई। बोलो, क्या काम है? वह इतने रूखेपन से बात क्यों करता है? अपने लहजे भूल गई क्या? मुझसे नाराज़ हो तो खाने पर गुस्सा क्यों दिखाते हो? वह बड़ी मिठास के साथ बोली थी। कोई भी पिघल जाता, लेकिन कबीर ना पिघला। क्यों? आपको कोई तकलीफ़ हो रही है? हाँ, बहुत तकलीफ़ हो रही। खाना खा लो प्लीज़। वह फिर बोली। उसकी बातों पर कबीर हंसा, फिर ऊपर जाने लगा। कबीर, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। उसने तो कबीर को रोकने की आखिरी पैंतरा अपनाया था। उसे यकीन था कि कबीर उसे भूखा नहीं सोने देगा, लेकिन वह तो जैसे तुम्हारी मर्जी कहकर ऊपर चला गया। सुहानी आंखों में आंसू लिए वहीं जीने पर बैठ गई। उसने तो सब कुछ खो दिया। चारों तरफ हलचल थी, हंसी खुशी का माहौल था। रिश्तेदार नातेदार सब आ चुके थे। बस कुछ ही देर में हल्दी का कार्यक्रम शुरू होने वाला था। सुहानी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। लाल बॉर्डर वाली पीले रंग की साड़ी पहनी थी उसने। बालों में गजरा लगाया था, हाथों में लाल रंग की चूड़ियां खनक रही थी, कानों में सोने के झुमके पहन रखे थे और गले में मंगलसूत्र। मांग लाल सिंदूर से सजाई थी। पूरी तरह से तैयार होने के बाद जब वह आईने के सामने खड़ी हुई तो एक पल के लिए खुद को पहचान न सकी। वह तो अलग ही दिख रही थी, जैसे जैसे कोई नई नवेली ब्याहता हो। सो तो है, उसकी शादी के दिन ही कितने हुए, उसके दिल ने कहा। तभी अंतर्मन से आवाज़ निकली, कितने दिन शादी को बीत गए। ये सोचना छोड़ो, बल्कि ये सोचो कि बचे कितने दिन हैं। कुछ ही दिनों में किंजल की शादी हो जाएगी और फिर ये घर छोड़ना पड़ेगा, और फिर तो आने वाले कुछ दिनों में ही कबीर उसे तलाक भी दे देगा।
तब तो ये सारे श्रृंगार छूट जाएंगे। वो किसके नाम का सिंदूर लगाएगी, किसकी ब्याता कहलाएगी? मन में उठते सवालों से वह बेचैन हो उठी। उसकी आंखें डबडबा आईं। आज पहली बार उसने ये ब्याहता वाला साज श्रृंगार किया था और उसे इन सब से बिछड़ने का डर सताने लगा। यूं कहें कि कबीर से बिछड़ने का डर सताने लगा। वह आंख में आए आंसू पोंछ ली, फिर अलमारी से कुर्ता निकालकर बेड पर रख दी, इस उम्मीद में कि शायद कबीर का दिल पिघल जाए और उसका लाया हुआ कुर्ता पहन ले। हल्दी का कार्यक्रम शुरू हो गया। उम्मीद के हिसाब से टीना की टिमटिमाहट हर जगह छाई थी और सुहानी महफिल में एक किनारे खामोश बैठी थी। और वो कर भी क्या सकती थी? उसे ना खाना पकाना आता था, ना गाना बजाना। वह रसोई में मदद कराने के लिए गई तो टीना वहाँ भी टिमटिम कर रही थी और मारे चिढ़न के वहाँ से चली आई। तभी कबीर कमरे में तैयार होकर निकला। कुर्ता पहना था उसने, लेकिन सफ़ेद रंग का। सुहानी ने नज़र भर उसे देखा, फिर मायूस होकर गर्दन झुका ली। अब शादी ब्याह के मौके पर रोना अच्छा थोड़ी लगता है। वह चुपचाप आंसू पोंछ रही थी जब एक बुजुर्ग महिला आकर उसके बगल में बैठ गई। तुम अपने कबीर की बहू हो ना? उनके पूछने पर सुहानी ने डरते हुए सिर हिलाया। वह पहले ही कई रिश्तेदारों से अपनी बुराई सुन चुकी थी, कुछ कानाफूसी से तो कुछ तानों के जरिए। वैसे भी तुम हो तो बड़ी सुंदर, लेकिन अगर पैर छूने का सलीका जानती होती तो गुनी भी कहलाती। उनके इतना कहते ही सुहानी को ध्यान आया और वो लपक कर उनका पैर छू ली। हाँ, ये हुई ना बात। अब जाओ, एक कप चाय ले आओ, तलब लगी है हमको। उन्होंने कहा तो वह मुस्कुराहट से सिर हिला दी और किचन की ओर मुड़ गई। उन्होंने फिर से पुकारा, ओ बहुरिया। सुहानी रुक गई। जी, पहचानती हो हमको? सुहानी ने झिझकते हुए सिर ना में हिलाया तो वह मुस्कुराई, बोली, कैसे पहचानोगे? हम तुम्हारी शादी में आए ही नहीं थे। तुम्हारी बुआ सास लगते हैं हम। सब बच्चे हमें बनारस वाली बुआ कहते हैं। जी बुआ जी, कहकर वह रसोई की तरफ बढ़ गई। सोचने लगी, शादी में नहीं आई थी इसीलिए इतने प्यार से बात कर रही हैं। जो शादी में मेरा किया तमाशा देखती तो शायद ये भी मुझसे देखकर वैसा ही मुंह बनाती जैसा बाकी सब बनाते हैं। लेकिन चलो, इस पूरे कार्यक्रम में मैं पहली बार किसी ने मुझसे कोई काम कहा था। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। यही सोचते हुए वह रसोई घर में आई और वहाँ पहले से ही टीना, कबीर और उसकी माँ खड़े थे। शायद तीनों किसी बात पर मंत्रणा कर रहे थे। तभी उसके आते ही सब चुप हो गए। वह भी किसी से कुछ नहीं बोली, बस चाय बनाने लगी। तुम किसके लिए चाय बना रही हो? कबीर की माँ ने पूछा था। वह भी बोल दी कि बनारस वाली बुआ ने मांगी है। आती है चाय बनाने? कहते हुए उसकी माँ हंसी थी। क्यों नहीं हंसेंगी? शुरुआत दिनों में उसने कितनी घटिया चाय बनाई थी। अपनी करनी याद करके वह चुप ही रही। टीना यार, तुम चाय बनाओ। बुआ जी छोटी छोटी बातों पर बिगड़ जाती हैं, बेकार में बखेड़ा होगा। ये कबीर के शब्द थे। सुहानी ने आहत नज़रों से कबीर की ओर देखा, फिर वापस चाय में दूध डालने लगे। लाओ सुहानी, मैं बनाती हूँ। टीना भी तुरंत चली आई चाय बनाने को। सुहानी ने साफ मना कर दिया, नहीं, चाय मैं बनाऊंगी, दैट्स इट। अरे सुहानी, तुम बनारस वाली बुआ जी को जानती नहीं। अगर चाय में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो ऐसी खरी खोटी सुनाएंगी कि कानों से खून आ जाए। लाओ, मैं बनाती हूँ। ना जाने टीना को इतना अच्छा बनने का कौन सा शौक था, लेकिन सुहानी को अच्छा बनने का शौक नहीं था। उसने सख्ती से मना करते हुए कहा, नहीं टीना, वो अपनी बहू के हाथों की चाय पीना चाहती हैं, इसीलिए चाय तो मैं ही बनाऊंगी। तुम अपनी सास को चाय पिलाना। खैर, टीना तो पीछे हट गई थी, लेकिन बहुत शब्द दोहराते हुए कबीर और उसकी माँ हंसे थे। 4 दिन की चांदनी है। किचन से बाहर जाते हुए वह यही बोला था। उसके शब्दों ने सुहानी की आंखों में आंसू ला दिए। सुबह के 7 बज रहे थे। वह नहाकर निकली थी और बाल सुखाते हुए अपने कपड़े निकाल रही थी। आज उसने फिर साड़ी पहनने की सोची थी। बहुत सोचने के बाद उसने नीले रंग की साड़ी निकाली, फिर मैचिंग की चूड़ियाँ देखने लगी कि इतने में कबीर धड़धड़ाता हुआ कमरे में आया और उसके सामने कुर्ता फेंकता हुआ बोला, ये हरकत बोलो क्यों किया ये? उसके सफ़ेद कुर्ते में बड़ा सा छेद था। देखने से पता चल रहा था कि किसी ने उसके कुर्ते को प्रेस से जलाया था। कुर्ते को देखने के बाद सुहानी मुंह फेर कर खड़ी हो गई। अपनी चूड़ियाँ सेट करती रही। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुमने ये कुर्ता क्यों जलाया? कबीर दांत पीसते हुए बोला। मैं क्या जानूँ, फिर ये कुर्ता कोई अनोखा तो है नहीं, नया ले लेना। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम्ही ने जलाया है। अब बताओ क्यों किया ऐसा? टीना ने इतने प्यार से लाकर दिया था और तुमने जला दिया? हाँ, जला दिया, क्योंकि ये टीना ने दिया था, वो भी प्यार से। इसे तो जलना ही था। दिमाग तो ठीक है ना? कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मेरा दिमाग पूरी तरह से ठीक है और तुम भी अपना दिमाग ठीक कर लो। अगर टीना तुम्हारे लिए
कोई चीज़ लाई है तो उसका यही हश्र होगा जो इस कुर्ते का हुआ है। क्यों, अब टीना से क्या परेशानी है? मुझे टीना से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे इससे बड़ी तकलीफ़ हुई कि तुमने मेरा लाया हुआ कुर्ता फेंक दिया और टीना के लाए हुए कुर्ते में सजकर घूम रहे हो। मैं ट्विनिंग के लिए कहा था तो तुम्हें नाटक लगा और टीना के साथ ट्विनिंग करते घूम रहे हो। तुम अपनी और टीना की बराबरी कर रही हो। तुम्हारा और उसका कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, मेरा और उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो सिर्फ एक पड़ोसी है और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। उसका तुम पर कोई अधिकार नहीं, लेकिन मेरा तुम पर पूरा हक है। पति हो तुम मेरे। ये कहते हुए वो अंत में रो पड़ी थी, लेकिन कबीर जोर जोर से हंस रहा था। फिर अपनी हंसी को संभालते हुए बोला, बीवी, पति। सुहानी जी, मुझे अपनी माँ के शब्द याद हो गए हैं, लेकिन आप अपने जुमले तो याद रखें। चलो मैं याद दिलाता हूँ। तुम्हारी नज़रों में मेरी हैसियत, कुत्ते, मत दोहराओ उन बातों को। मैं अपने शब्दों पर बहुत शर्मिंदा हूँ, बल्कि मैं अपने आप पर शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। वह फपक फपक कर रोने लगी तो कबीर वहाँ से चला गया। आंटी देखिए, ये कुर्ता फिट आ गया ना? जबकि कबीर मुंह बना रहा था कि फिटिंग नहीं आएगी। अरे वो ऐसा ही है। आज के फंक्शन में कुर्ता कितना जच रहा था उस पर। सफ़ेद कुर्ते में एकदम बांका कुंवर लग रहा था मेरा लड़का। हाँ, और टीना, तुमने भी तो आज सफ़ेद सूट पहना था। ओहो, तो दोनों ट्विनिंग की हुई थी। वाह भाई वाह, दो दिल मिल रहे हैं। मगर चुपके चुपके। कल रात में किंजल के बेहूदे से मजाक पर टीना और कबीर की माँ तीनों कैसे ठहाके लगा के हंस रहे थे। उनकी हंसी सुहानी के कानों में घाव कर गई। उसके तन बदन में आग लग गई थी। वह सीधे कमरे में आई, बाथरूम से कुर्ता लेकर गरम प्रेस कुर्ते पर रख दी और तब तक प्रेस नहीं हटाई जब तक कुर्ते में प्रेस के बराबर छेद न हो जाए। जब तक उसने कुर्ते को इस तरह बर्बाद न कर दिया वह कबीर के पहनने लायक बचा पाए, उसने चैन नहीं मिला। वह कल रात इम्तिनान से सोई थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि अगर वह टीना की खिलाफत करेगी तो कबीर की नफ़रत उसे मुफ्त में मिलेगी। कबीर की आंखों में अपने लिए नफ़रत और उपहास देखकर उसे अपनी हरकत पर अफसोस हुआ। वह सोचने लगी, काश उन बातों को सुनती ही ना। सही कहते हैं बड़े बुजुर्ग, किसी की बातों को चोरी छिपे सुनते हैं, लेकिन अगर वो सुनती ना तो कैसे पता चलता कि उसके पीठ पीछे क्या कुछ प्लानिंग चल रही है। और कबीर, उसका नाम जहन में आया नहीं कि आंसुओं का ताज़ा लहर उसकी पलकें भिगा दी। बहुत अकेला महसूस कर रही थी वो। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने बाप को फ़ोन मिला दिया। हेलो पापा। वह जैसे ही बोली उधर से आवाज़ आई, हाँ बेटा, वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में भिजवा दिए हैं। अगर और ज़रूरत होगी तो शाम को घर आकर मुझसे मेरा कार्ड ले लेना। अच्छा, अभी रखता हूँ, बिजी हूँ, बाय। उन्होंने उसकी बात तक नहीं सुनी, फ़ोन रख दिया। उन्हें लगा कि उसे पैसे की ज़रूरत है, जबकि उसे तो अपने बाप की ज़रूरत थी। खैर, बाप तो उसे कभी नहीं मिला, पैसे मिले जो आज भी मिल रहे हैं। वह गहरी सांस छोड़ते हुए खामोश लेट गई। उसकी नज़रें छत की सीलिंग पर टिकी हुई थी। ओठों पर वही कविता थी, मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक। रोज़ जाती रही, रोज़ आती रही, तुम गज़ल बन गए, गीत में ढल गए। मैं तनहा तुम्हें गुनगुनाती रही, मैं ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक। उसके गीत सिसकियों में बदल गए। वह तब तक सिसकती रही, उसे खबर भी नहीं हुई। आगे की कहानी अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे दोबारा इसका पार्ट बनाने में अच्छा लगता है।